अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसलिए डेफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स प्रेजेंट होगी उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, मैटर की स्टेट आ जाती है। तो ये किस पर डिपेंड कर रही होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, उनका हायर होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसी तरह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये हमारा एमसीक्यूज बनता है, क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती हैं? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अलावा भी कुछ और फोर्स प्रेजेंट होती है, कोई और फोर्स प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, उसमें दो एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को जो फोर्स जोड़ कर रखती है उसे क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एटम को जो फोर्स जोड़ कर रखती है उसे क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और हमारी बुक में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही केमिकल बॉन्ड का नाम दिया गया है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है, और जो फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये भी हमारा एक एमसीक्यूज बनता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 4 टाइप्स होती हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, इंस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। और हमारी बुक में सिर्फ एक एग्जांपल दी गई है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसी तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्योंकि केमिकल बॉन्ड का नाम दिया गया है इसलिए केमिकल बॉन्ड की 4 टाइप्स होती हैं। केमिकल बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 4। कौन कौन सी? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। फिर हमारी बुक में एक सवाल बनता है कि वाई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्यों मजबूत होती हैं? देखो, 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए
430 किलो जाउल एनर्जी चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है एनर्जी? 430 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। जबकि 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़कर अगर गैसेस में कन्वर्ट करना हो, गैस में कन्वर्ट करना हो, तो उसे सिर्फ 17 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए 430 किलो जाउल एनर्जी चाहिए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए 17 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इधर से हमें पता चल जाता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? वीक होती हैं, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो हमारा ये जवाब बनता है क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए 430 किलो जाउल चाहिए होती है एनर्जी, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की हम एक टाइप पढ़ेंगे आज, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। एटम्स के ऊपर कौन से चार्जेस आ जाते हैं? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल डाइपोल बना लेता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल क्या बना देता है? डाइपोल बना लेता है। और उस डाइपोल, वो मॉलिक्यूल जो डाइपोल बना लेता है उसकी वजह से बाकी मॉलिक्यूल्स भी अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो ऑपोजिट चार्जेस वाले एंड होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इस तरह का एक इंटरेक्शन पैदा हो जाता है जिसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। मैंने क्या कहा? मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस तरह से अरेंज होंगे कि ऑपोजिट एंड रखने वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। इस इंटरेक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विच आर डिवेलप व्हेन अ नेगेटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। नेगेटिव एंड, एक नेगेटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल दूसरे पॉजिटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल को जब अट्रैक्ट करना शुरू कर दे तो उस अट्रैक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुई क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है और जो क्लोरीन होता है वो पार्शियल नेगेटिव बन जाता है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डिपेंड करती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो वो पहला फैक्टर कौन सा? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम्स के बीच में जितना भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा तो वो बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होता जाएगा और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो बॉन्डेड एटम का जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्स भी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। दूसरा हमारा पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर डिस्टेंस कम होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी।
अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होंगी वो वीक हो जाएंगी। इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कम। डिस्टेंस अगर कम होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। जैसे गैस, अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास गैस फॉर्म में है तो गैस फॉर्म में जो होते हैं सब्सटेंस, उनमें डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। जब गैस फॉर्म में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। इसलिए गैस, जो सब्सटेंस गैस फॉर्म में होते हैं उनमें जो होती है वो वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा। और जो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। लिक्विड में डिस्टेंस कम होता है, इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। गैसेस में डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होती है, इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, वीकर द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उतनी ज़्यादा वीक होती जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा।